9 सितंबर 2023 इतिहास में पहली बार इंडिया ने ग्रुप ऑफ 20 स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज का एक समिट होस्ट किया और फोटोज और वीडियोस तो ये बताते हैं कि इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी वाज वेरी सक्सेसफुल। फॉर इंस्टेंस यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने यह कहा कि इंडिया इज द राइट कंट्री एट द राइट टाइम टू होस्ट दिस इवेंट। और इटालियन प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और मोदी जी के तो काफी सारे फ्रेंडली मीम्स वायरल हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स हाउ कैन यू मिस द क्लासिक जस्टिन ट्रूडेव इंसल्ट मोमेंट। बेसिकली इंडिया कनाडा के खालिस्तान सपोर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए इंटरनेट पर मोदी जी इंसल्टिंग ट्रूडेव का ये मोमेंट वायरल हो गया। सो ऑल इन ऑल मीडिया कॉन्स्टेंटली हमें यही बता रही है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी वॉज वेरी सक्सेसफुल। बट इस चक्काचौंध के पीछे ऐसे ही मत जाओ। जितने अचीवमेंट्स इंडिया ने इस मीट के थ्रू हासिल किए हैं उतने ही इंडिया के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म्स भी आए हैं जो कि पब्लिक के सामने नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के पास इस वक्त अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाने का एकदम सही मौका था जिसे इंडिया ने क्लियरली मिस कर दिया। उसी तरह ह्यूमन सेंट्रिक का नारा देकर इंडिया ने अपने ही स्लम्स में रहने वाले इंडियंस को पर्दे में छुपा दिया। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे उठे हैं जिन्होंने हमें काफी क्रिटिसिज्म फेस करवाया और कई प्रॉब्लम्स के तो हमें सोल्यूशन भी नहीं मिले। तो ऑल इन ऑल अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये G20 इंडिया के लिए सक्सेसफुल रहा या फिर एक फेलियर साबित हुआ। इस मीडिया के चक्काचौंध के पीछे छुपी असली सच्चाई क्या है, इंडिया ने अपने G20 प्रेसिडेंसी में अच्छा परफॉर्म किया, एग्जैक्टली क्या फायदा इंडिया को मिला नेशनली और इंटरनेशनली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्रिटिसिज्म्स क्या है जो मीडिया ने शायद आपको नहीं बताया। यही सब आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। अब ये सब डिटेल में समझने के लिए हमें इंडिया के G20 अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म्स को डिटेल में समझना होगा। इसके लिए वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। So let's first start with India's achievements in G20। अब सबसे पहला जो बड़ा अचीवमेंट रहा है वो है 24 इयर्स से जो ऑर्गेनाइजेशन G20 था उसे पहली बार बदलकर उसके स्कोप को बढ़ाकर एक 21st रीजन अफ्रीकन यूनियन को इंडिया के कहने पर ऐड करवाया गया। इस मूव से इंडिया ने एक झटके में 55 अफ्रीकन मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज को G20 जैसे इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दिलवा दिया। और एक्चुअली में फ्रेंड्स ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉइंट प्रेजेंट किया कि अगर 450 मिलियन पॉपुलेशन वाले EU को G20 की मेंबरशिप मिल सकती है तो यूरोप से 3 गुना ज्यादा बड़े अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्यों नहीं मिल सकती। और इसीलिए इवन पीएम मोदी ने भी प्रेसिडेंटशिप हासिल होते ही G20 के सारे लीडर्स को खुद लेटर्स लिखकर AU को परमानेंट मेंबरशिप देने की गुजारिश की। और फाइनली हमारे ये एफर्ट्स इतने इंपैक्टफुल रहे कि 9 सितंबर के समिट को सारे G20 मेंबर्स प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मौजूदगी में यूनानिमसली AU को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। नाउ ये मूव सिर्फ AU के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक मास्टर स्ट्रेटेजी साबित होगी क्योंकि इससे हमें 2 फायदे मिलेंगे। पहले तो देखो अफ्रीकन कंट्रीज का चाइना पे काफी डिपेंडेंसी है क्योंकि चाइना ने इस कॉन्टिनेंट में हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। अब इसे काउंटर करने के लिए हमारा G20 का ये एक मूव इंडियन इन्फ्लुएंस अफ्रीकन यूनियन में काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और दूसरा AU के इंटीग्रेशन से इंडिया को UNSC जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जहां पर इंडिया एक परमानेंट मेंबर बनने का डेकेड से ट्राई कर रहा है इस गोल को हासिल करने में बहुत मदद मिल सकती है। क्योंकि कल को जब इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोटिंग होगी तब यही 55 कंट्रीज इंडिया के हित में वोट करेंगे which is a huge number। अब इंडिया की प्रेसिडेंसी का दूसरा मेजर अचीवमेंट है कि इंडिया ने G20 में एक इंटरनेशनल टैक्सेशन रिफॉर्म को 55 कंट्रीज के बीच सक्सेसफुली डिस्कस कराकर फाइनलाइज किया जिसकी वजह से सारे कंट्रीज मिलाकर ग्लोबली $100 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब जरा सोचो यहां पर इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज जो है उनके लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कैसे, तो देखो पहले ऐसा होता था कि अगर किसी कंपनी का ऑफिस किसी स्पेसिफिक कंट्री में है तो वो कंपनी सिर्फ उसी कंट्री को ही टैक्स पे करेगी, लेकिन बाकी कंट्रीज में जहां उसका प्रोडक्ट तो सेल हो रहा है यानी कि उस कंट्री से वो प्रॉफिट्स तो अर्न कर रही है लेकिन फिजिकल ऑफिस नहीं होने की वजह से वहां पर कोई टैक्स नहीं भरेगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यह है गूगल का मैप जहां उन्होंने अपने फिजिकल ऑफिसेस कहां पर है ये दिखाया है। इस पूरे मैप में अगर आप सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर ही ध्यान दोगे तो वहां उस पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही साउथ अफ्रीका में उनका ऑफिस है यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका को ही टैक्स पे करेंगे।
इससे उन कंट्रीज को काफी नुकसान होता था जहां से गूगल प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है लेकिन टैक्स नहीं पे कर रहा। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन रिफॉर्म इसको तो फिक्स करेगा ही, लेकिन सिर्फ इसको नहीं, इसके साथ एक दूसरा लूपहोल है जो एमएनसीज काफी यूज करते हैं, एंड दैट इज मिनिमाइजिंग टैक्सेस। मिनिमाइज करने के लूपहोल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को ग्लोबली कैसे फिक्स किया? एग्जांपल के लिए एप्पल का केस लेते हैं। एप्पल जो आयरलैंड में रजिस्टर्ड है, उसने 2014 में आयरलैंड के टैक्सेशन लॉज में कई सारे लूपहोल्स का यूज करके अपने टोटल प्रॉफिट का, जहां उसे 12.5% भरना चाहिए था, वहां पर एप्पल ने सिर्फ 0.005% ही टैक्स भरा था। और ये इसीलिए क्योंकि आयरलैंड ऑफिशियल अथॉरिटीज के साथ हाथ मिलाकर एप्पल ने खुद को एक स्टेटलेस कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा लिया और इससे उसके टैक्सेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। अब इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये परसेंटेज कितना छोटा है ये आप खुद ही समझ सकते हो। मगर जब यूरोपियन कमीशन ने इसका पता लगते ही एप्पल को 13 बिलियन यूरोस अनपेड टैक्सेस के तौर पर भरने का ऑर्डर दिया, तब एप्पल इस केस को लेकर यूरोपियन जनरल कोर्ट पहुंचा। और क्योंकि इस लूपहोल को लेकर इंटरनेशनल टैक्सेशन में कोई लॉ नहीं था, ये केस एप्पल के ही फेवर में चला गया। यानी कि एमएनसीज का किसी कंट्री में अपना फिजिकल प्रेजेंस हो या ना हो, वो किसी ना किसी लूपहोल के जरिए टैक्स पे करना या तो इवेड करते थे या तो नेशनल या इवन छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लूपहोल्स की मदद से मिनिमम टैक्सेस भरते थे। सोल्यूशन सिर्फ एक ही था। इसके लिए इंडिया ने अपने G20 प्रेसिडेंसी में 55 कंट्रीज के सामने 2 पिलर टैक्सेशन सिस्टम प्रपोज किया, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से अगले साल 2024 में ही इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। और उसी में इंडिया ने ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस दिया। अब इस 2 पिलर सोल्यूशन के पहले पिलर का बेसिक ड्राफ्ट ये प्रपोज करता है कि एमएनसीज को अब उन कंट्रीज को भी टैक्स पे करना होगा जहां से उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए, चाहे उनके फिजिकल ऑफिसेस वहां पर हो या ना हो। यानी कि गूगल के केस में ही अब उसे इन कंट्रीज के अलावा बाकी के अफ्रीकन कंट्रीज को भी टैक्स पे करना होगा जहां उसके ऑफिसेस तो नहीं है मगर वो प्रॉफिट जरूर कमा रहा है। और फिर आता है दूसरा पिलर, जिसके अंडर एमएनसीज को मिनिमम 15% कॉर्पोरेट टैक्स भरना ही होगा, चाहे किसी कंट्री का टैक्स रेट कुछ भी हो। जैसे एप्पल के केस में वो किसी भी लूपहोल का यूज करके 15% से कम टैक्स नहीं पे कर सकता। अब इंडिया का G20 का थर्ड और जियोपॉलिटिकली सबसे स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को एस्टैब्लिश करना, जो सीधे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को टक्कर देगा। टक्कर इसीलिए क्योंकि इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के फाउंडिंग मेंबर्स में से 4 देश तो द माइटी G7 के ही मेंबर्स हैं। ये काफी विजनरी प्रोजेक्ट है क्योंकि इंडिया को डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स थ्रू मिडिल ईस्ट। इससे यूरोप से इंडिया तक का सफर 40% से ज्यादा फास्ट हो जाएगा, विच विल बी ग्रेट फॉर इंडियाज ट्रेड रिलेशंस। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 सेपरेट कॉरिडोर्स में डिवाइडेड है। पहला है ईस्ट कॉरिडोर, जो इंडिया को अरेबियन गल्फ से सीवेज के थ्रू जोड़ेगा, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से रोडवेज, रेलवेज और सीवेज के थ्रू कनेक्ट करेगा। अब ऑफ कोर्स इस मैमथ प्रोजेक्ट में इंडिया के साथ और कई बड़े कंट्री शामिल है, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, और तो और ज्योग्राफिकली इसका पार्ट ना होने के बावजूद US भी इस प्रोजेक्ट में एक पार्टिसिपेंट है। अब एक और रीजन की इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा, वो ये है कि इटली, जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को साइन करने वाली अकेली G7 कंट्री है, उसने पहले तो IMEC प्रोजेक्ट का पार्ट बनने के लिए हाँ कहा था, और फिर सेम ही डे पर यह भी न्यूज आई कि इटली ने चाइना को BRI से निकल जाने का हिंट दे दिया है, विच इज रियली समथिंग फॉर इंडिया। इसके बाद आता है गाइस फोर्थ अचीवमेंट, जो इंडिया और दुनिया को अपने ग्रीन फ्यूचर के गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे PM मोदी ने समिट के पहले दिन 9 सितंबर को इन सारे कंट्रीज के साथ लॉन्च किया। इस अलायंस का मकसद है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर से डिपेंडेंसी को हटाना और दुनिया भर में एथेनॉल जैसे दूसरे बायोफ्यूल्स का यूज प्रमोट करना। यानी कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली ऑयल और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अपोज करने के लिए बनाया गया है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया और रशिया G20 के मेंबर्स होने के बावजूद भी उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो दोनों भी खुद OPEC प्लस ग्रुप के मेजर प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं गाइस इंडिया के आखिरी और 5th मेजर अचीवमेंट की। वो है रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में सारे नेशंस के बीच एक कॉमन कंसेंसस अप्रूव करवाना, इंक्लूडिंग रशिया, जो एक्चुअली में बड़े से बड़े देश भी आज तक नहीं कर पाए। और अभी रिसेंटली फ्रेंड्स हमने वीडियो रिलीज किया था कि इंडिया कैसे स्विट्जरलैंड की स्ट्रेटेजी अपना रहा है,
और लो यहां से उसका डंका बजना भी शुरू हो चुका है। देखो बात ऐसी थी ना कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में 11 मिनिस्टेरियल लेवल के मीटिंग्स हुए, जिसके बावजूद भी यूक्रेन वॉर को लेकर सारे कंट्रीज किसी एक कॉमन कंसेंसस पर नहीं पहुंच पा रहे थे, और इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे आने लगा था कि इंडिया के समिट में कोई कंसेंसस और डिक्लेरेशन साइन नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े समिट में कोई डिक्लेरेशन ना आना यह दर्शाता है कि होस्ट कंट्री अपने एजेंडा को अचीव करने में फेल हो गई, जो ऑफ कोर्स इंडिया के इमेज को ग्लोबल लेवल पर काफी खराब कर देता, और इसीलिए इंडिया और हमारे G20 रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने डिप्लोमैटिकली वेस्टर्न पावर्स की भी साइड ली और हमारे एलाय रशिया का भी साथ नहीं छोड़ा। और ये कैसे कर पाए? देखो, जहां पिछले साल के बाली डिक्लेरेशन में यूक्रेन वॉर को वॉर अगेंस्ट यूक्रेन के नाम से मेंशन किया गया था, इंडिया के इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में वॉर इन यूक्रेन कहकर इसे पास करवाया गया, और वो भी रशिया के नाम को मेंशन किए बिना। जैसे इसे देखो, उन्होंने रशिया मेंशन करने के बदले वी कॉल ऑन ऑल स्टेट्स या ऑल स्टेट्स मस्ट रिफ्रेन ऐसे वर्ड्स को मेंशन किया है जो पहले के ड्राफ्ट्स में नहीं था। एंड दिस स्ट्रैटेजी वाज सो कंपेलिंग कि रशिया ने तक इसे साइन कर लिया। अब फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स हमने कुछ मेजर अचीवमेंट्स के ही बात किए, लेकिन इनके अलावा भी इंडिया ने काफी सारे इन्फ्लुएंशियल काम किए। जैसे कि पहले G20 मीट होने के बस एक दिन पहले ही मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने बायलैटरली मीटिंग करके एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, जहां यह फैसला हुआ कि यूएसए अब इंडिया को स्पेस रिसर्च में हेल्प करेगा बाय सेंडिंग फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस स्टेशन। साथ ही यह भी तय हुआ कि बाइडेन यानी यूएसए इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए पूरा सपोर्ट करेगा। एंड नाउ जस्ट कंसिडर इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर्स होता है किसी भी मुद्दे पर। फिर दूसरा बायलैटरल मीट हुआ नाइजीरिया के साथ, जहां पर इंडिया ने नाइजीरिया को वेपन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया। उसी के साथ इस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि इंडियन कंपनीज ओवर द इयर्स नाइजीरिया में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। एंड अगेन, ये इंडिया के ग्लोबल साउथ एम्बिशंस के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। एंड फ्रेंड्स, फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल अचीवमेंट्स, इंडिया ने G20 मीटिंग्स में अपना नेशनल इंटरेस्ट काफी फर्मली रखा। अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे रीजन्स में G20 की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करके, जिस मीटिंग को ग्लोबल लीडर्स जैसे यूएसए और यूके के डेलीगेट्स ने अटेंड भी किया, जिसने ग्लोबली एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ये दोनों रीजन्स इंडिया के इंटेग्रल पार्ट्स है। अब फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म्स की ओर बढ़ने से पहले एक और एक इंटरेस्टिंग अचीवमेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि G20 में खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंडिया ने स्टार्टअप 20 नाम की एक मीटिंग एस्टैब्लिश की, जो दुनिया के हर स्टार्टअप स्टेक होल्डर्स को कोऑपरेशन के लिए एक इंटरनेशनल स्टेज प्रोवाइड करेगी। इंडिया के इन एक्शंस को ना सिर्फ लोगों ने बल्कि ऋषि सुनाक और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स ने भी काफी प्रेज किया। सो ये थे इंडिया के ओवरऑल अचीवमेंट्स जो G20 के प्रेसिडेंसी ईयर में हमने अकम्प्लिश किए। मगर अब समझते हैं जरा कि इंडिया ने इस दौरान क्या क्या गलतियां की, क्योंकि जब हमने इसका पूरा ड्राफ्ट पढ़ा तो हमें काफी सारा स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट भी दिखा। नंबर 1, एक्सपेंसेस। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है G20 में किए गए खर्चे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया के एक्सपेंसेस को जर्मनी, जिसने 2017 में G20 समिट होस्ट किया था, उनके एक्सपेंसेस से कंपेयर करें तो इंडिया ने उससे 700% ज्यादा पैसे खर्च किए, और यह भी तब जब यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ही अपने बजट में सिर्फ 900 करोड़ एलोकेट किए थे। एंड व्हाट डिड दे फाइनली एंड अप विथ? 4100 करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये कितना ज्यादा है इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना, जर्मनी और इंडोनेशिया, इन तीनों ने मिलकर जितना G20 समिट पर खर्च किया है ना, इंडिया के एक्सपेंसेस उससे भी डबल है। नंबर 2, नो मेंशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है दूसरा क्रिटिसिज्म कि G20 न्यू दिल्ली समिट के कुछ ही दिनों पहले चाइना ने अपना एक अपडेटेड मैप लॉन्च किया, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश स्टेट को उसका इलाका दिखाया। अब इससे ऑफ कोर्स चाइना और इंडिया के बीच टेंशंस बढ़ने थे। अब इंडिया के पास ये मौका था कि वो अपनी G20 प्रेसिडेंसी में ये मुद्दा उठाकर चाइना को क्रिटिसाइज करे, और क्योंकि G20 के बाकी देश वेस्टर्न पावर्स ही है, सो हाई चांसेस है कि चाइना के स्टैंड को सभी मिलकर काफी क्रिटिसाइज करते और मे बी इसके सोल्यूशन की तरफ एक रास्ता बनता। मगर इंडिया ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को काइंड ऑफ मिस आउट कर दिया। इसके बाद आते हैं तीसरे क्रिटिसिज्म की ओर, जो है इलेक्शन एजेंडा। इंडिया ने जिस ग्रैंड वे में G20 इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, लोकल मीडिया आउटलेट्स ने उनकी काफी तारीफ की, लेकिन वहीं पर वेस्टर्न मीडिया तो इस पर कुछ और ही टैग लगा रहा है। अमेरिकन न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक G20 प्रेसिडेंसी का यूज पीएम मोदी ने अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए किया है, यानी कि 2024 इलेक्शन के पहले अपनी एक अच्छी इमेज इंडियन वोटर्स में बनाने के लिए। वहीं पर फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मोंडे में मेंशन्ड है कि पीएम मोदी ने G20 समिट का यूज अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा फैलाने में किया है। नंबर 4, कवरिंग स्लम्स।
चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि पीएम मोदी जी ने अपने खुद के लिखे आर्टिकल्स जो दुनिया के दो बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स निके एशिया और डेली साबा में पब्लिश हुए, उसमें उन्होंने दावा किया कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ह्यूमन सेंट्रिक होगी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि G20 की तैयारी के लिए दिल्ली में स्लम्स को हरे कपड़ों से ढक दिया गया था। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया ये तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा और इसीलिए कई सारे मेनली इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स ने इसे कवर किया, जो एक्चुअली इंडिया की इमेज पे काफी पुअरली रिफ्लेक्ट हुआ। नंबर 5, फेल्ड एग्जांपल्स। अब फिफ्थ और आखिरी क्रिटिसिज्म ये था कि इंडिया ने भले ही दुनिया को एग्जाम्पल सेट करने के लिए कहा, लेकिन वो खुद इसमें फेल हो गया। जैसे सस्टेनेबल सिटीज का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया ने न्यू दिल्ली के लीडर्स समिट में कहा कि फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल सिटीज बनाना चाहिए, लेकिन वहीं पर इंडिया के खुद ऐसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को अगर देखें तो जनवरी 2023 तक 100 में से 68 स्मार्ट सिटीज अपने फिजिकल गोल्स को अचीव करने में नाकाम रहे हैं। और तो और ये प्रोजेक्ट्स अपने टाइमलाइन में भी काफी पीछे चल रहे हैं। 2015 से शुरू होने के बाद 5 सालों में ये 100 स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टारगेट था, मगर आज 2023 चल रहा है और ये आंकड़ा 100 के करीब भी नहीं पहुंचा है। इन सब के बीच G20 के दौरान जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा बात हुई वो थी क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया ने लगातार क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने की डिमांड मेंबर कंट्रीज के सामने रखी, लेकिन वहीं पर कई एक्सपर्ट्स ने यह काउंटर किया कि इंडिया ने खुद फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाकर देश के फॉरेस्ट रिजर्व्स को ही खतरे में डाल दिया। सो अगर आपको इस मुद्दे के बारे में नहीं मालूम तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में फॉरेस्ट को डिफाइन करते हुए कहा था कि कोई भी ग्रीन पैच जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड हो, उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस नए अमेंडमेंट से फॉरेस्ट को मिलने वाला लीगल प्रोटेक्टेड सेफगार्ड ही रिवोक कर दिया। एंड कई रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट के इस स्टेप से आज इंडिया के 1/5 या 1/4 फॉरेस्ट अपना लीगल प्रोटेक्शन खो बैठे हैं, जो अगेन इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर पुअरली रिफ्लेक्ट हुआ। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, जो भी क्रिटिसिज्म्स हो, इस फैक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया की ग्लोबल इमेज इस हिस्टोरिक G20 समिट को होस्ट करके कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन G20 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। देखो, अगर हम ग्लोबल साउथ को देखें ना तो उसे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ओशियानिया कंट्रीज, दूसरा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और तीसरा है साउथ अमेरिका। अब इन तीनों रीजन्स को टारगेट करने के लिए इंडिया ने काफी सोच समझकर मूव्स खेले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो ये कोई चेस का कोई एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा हो। ओशियानिया कंट्रीज को टैप करने के लिए इंडिया ने फिपिक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया और फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए उन्हें G20 की परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी। और साउथ अमेरिका में तो वहां के सबसे बड़े नेशन ब्राजील के साथ इंडिया ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी शामिल है। और तो और अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया ने ब्राजील को हैंड ओवर की। यानी कि ऑल इन ऑल अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मेरे हिसाब से इंडिया ने ग्लोबल साउथ के चेस बोर्ड पर अपने सही पीसेस को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ऑलरेडी लगा दिया है और एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना दिया है, जो इन फ्यूचर इंडिया को ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हासिल करने में बहुत मदद करेगा और एक्चुअल में इंडिया अपने आप को विश्व गुरु के रूप में पोजीशन कर पाएगा। नाउ ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, इस पर आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में शेयर करना मेरे साथ। लेकिन फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक नई स्ट्रैटेजी इंडिया को काफी ज्यादा मदद कर रही है ग्लोबल अलायंसेस फॉर्म करने में। अब ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी की वजह से कई सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि इंडिया स्विट्जरलैंड नंबर 2 बनता चला जा रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए 500 साल तक किसी वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ और वॉर्स में उसने हमेशा पर्सनल गेन्स ही लिए।